हेलो बच्चों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हमारा चल रहा था जीव जगत का वर्गीकरण, क्लास 11th का जो दूसरा चैप्टर जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। तो हम इसमें पढ़ रहे थे प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम पढ़ेंगे कवक जगत। तो कवक जगत हम इसमें पढ़ेंगे। तो बच्चों, आई होप कि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना बच्चों, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो ठीक है, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कवक जगत हमारा चल रहा था जिसमें मैंने पिछले इसमें आपको पढ़ाया था कवक जगत का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी, और सभी जगह क्या होंगे पाए जाते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, जल में, स्थल में और वायुमंडल में सभी जगह क्या होते हैं पाए जाते हैं। और पोषण के आधार पर कैसे होते हैं, मर्दोपजीवी होते हैं। मरे सड़े जीवों से अपना भोजन क्या करते हैं, ये प्राप्त करते हैं, उनसे उन पर निर्भर रहते हैं, उनसे अपना भोजन बनाते हैं। शरीर कैसा होगा उनका, बहुकोश के होगा। लेकिन एक अपवाद मैंने बताया था, ईस्ट क्या है, एकल कोश के है, जो एक कोशिका से मिलकर बना होता है। लेकिन बहुत सारे कवक तंतु यानी कि हाइप मिलकर क्या बनाते हैं, माइसीलियम यानी कि कवक जाल बनाते हैं। प्रत्येक कोशिका कवक तंतु की प्रत्येक कोशिका मिलकर क्या बनाती है, कवक जाल बनाती है। तो ये हमने पिछले लेक्चर में मैंने इतना आपको पढ़ा दिया था यहाँ तक। तो हम अब आगे पढ़ेंगे इसमें। अगर हम 4 पॉइंट हमारे हो गए थे पिछले लेक्चर में। अगर हम आगे की बात करें, एक कोशिका है, अगर एक कोशिका में हम कैरियोकाइनेसिस कराते हैं यानी कि केंद्रक विभाजन कराते हैं। एक कोशिका है, इसमें केंद्रक है। अगर हम कैरियोकाइनेसिस कराएंगे तो कैरियोकाइनेसिस जैसे कराएंगे तो एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनेंगे। और इसके बाद अगर हम साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन होता है एक कोशिका में, तो कोशिका द्रव्य विभाजन से एक कोशिका से 2 कोशिका बन जाती है। तो ऐसे कोशिका वृद्धि करेगी, फिर केंद्रक विभाजन होगा, ऐसे ही फिर कोशिका द्रव्य विभाजन होगा, ऐसे ही वृद्धि करेंगे, फिर ऐसी कोशिका बनती रहती हैं, वृद्धि करती रहती हैं। तो अगर किसी कोशिका में कैरियोकाइनेसिस यानी कि केंद्रक विभाजन हो लेकिन उसमें साइटोकाइनेसिस विभाजन ना हो, तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे केंद्रक ही बनते रहेंगे। लेकिन क्या होगा, केंद्रक बनेंगे लेकिन उसमें कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होगा, तो उसमें कोशिका नहीं बनेगी, सिर्फ क्या होंगे, केंद्रक ही उसमें बहुत सारे बनेंगे, सिर्फ केंद्रक विभाजन ही होगा बस, जिसका नाम है संकोशिका, जिसे हम बोलेंगे संकोशिका। और इसमें बहु केंद्रीय कोशिका होगी ये, क्योंकि इसमें बहुत सारे केंद्रक हैं और इसका नाम होगा संकोशिका। ये मैंने कोशिका की बात करी। अगर हम कवक तंतु की हाइपो की कोशिका की बात करते हैं, तो अगर उसमें कैरियोकाइनेसिस हो रहा है तो उसमें केंद्रक विभाजन हुआ तो एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनेंगे। साइटोकाइनेसिस अगर उसमें होगा तो पट का निर्माण होगा, सेप्टा बनेंगे, उसमें कवक तंतु भी, उसमें क्या होगा, निर्माण होगा, कवक तंतु 2 कोशिका बनेंगी कवक तंतु, और इसे ही हम क्या बोलेंगे, पटयुक्त को बोलेंगे, सी सेप्टा बोलेंगे, सी सेप्टा हाइपा बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, 2 कोशिका बनी है। अगर हम बात करें कैरियोकाइनेसिस के बाद इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, कवक तंतु में साइटोकाइनेसिस यानी कि केंद्रक विभाजन तो हुआ लेकिन इसमें कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं हुआ। अगर इसमें कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं हो रहा है तो इसमें क्या बनेंगे, बहुत सारे केंद्रक बनेंगे, इसमें पट का निर्माण नहीं होगा। अगर इसमें पट का निर्माण नहीं हो रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, पटहीन बोलेंगे। पटहीन का मतलब क्या होगा, इसमें पट का निर्माण नहीं हो रहा तो एसेप्टेट बोलेंगे इसे। और इसमें कवक तंतु कैसे होंगे, बहुकेंद्रीय होंगे, जिसका हमने नाम दिया संकोशिका। संकोशिका हमने इसका नाम दिया। तो ये मेन पॉइंट था इसमें, हाइपा यानी कि कवक तंतु को समझाना। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि ऐसे ऐसे कोशिका में केंद्रक और कैसे साइटोकाइनेसिस केंद्रक और कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। जैसे केंद्रक और कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, ऐसे ही हाइपा के तंतु यानी कि हाइपा में भी, कवक तंतु में भी होता है, जिसे हमने नाम दिया संकोशिका। अगर हम बात करें पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, लिपिड प्रोटीन ही क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की क्या होती है, श्रृंखला मिलती है, कार्बन हाइड्रोजन की चेन मिलती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं,
कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? सेलुलोज है जो सबसे ज़्यादा मिलेगा कार्बनिक पदार्थ। दूसरे स्थान पर सबसे सर्वाधिक मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? काइटिन है। अगर हम कवक की कोशिका की भित्ति की बात करें तो कवक की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? काइटिन से मिलकर बनी होती है। वहीं अगर काइटिन की कोशिका भित्ति मिलकर बनी होती है, लेकिन आर्थ्रोपोडा में भी कुछ है जिनकी काइटिन से मिलकर बनी होते हैं। जैसे कॉकरोच होगा, उसकी बाहरी जो होगा उसका वो भी काइटिन से मिलकर बना होता है। अगर हम जंतु भोजन स्टोर की बात करें, जंतु में भोजन संचित कहाँ होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अगर पादप की बात करें तो पादप में कहाँ होगा? स्टार्च के रूप में होगा। अगर कवक की बात करें, कवक में भोजन संचित कहाँ होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो हमारे 6 पॉइंट हो गए, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे कि कवक जंतु को कितने भागों में बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। अगर हम सहजीव संबंध की बात करें, एक कवक है। सहजीव संबंध क्या होते हैं? जो किसी को बिना नुकसान पहुंचाए उनके साथ रहते हैं, उनसे अपना जीवन उन पे ही रहते हैं या उनसे खाना प्राप्त करते हैं और उन पे ही अपना जीवन क्या करते हैं? बिताते हैं बिना किसी नुकसान के। तो उसे क्या बोलेंगे हम? सहजीव संबंध। अगर हम कवक की बात करें तो कवक यानी कि फंजाई कवक क्या होते हैं? अगर कवक शैवाल के साथ सहजीवी संबंध दर्शा रहे हैं, अगर शैवाल के साथ सहजीवी संबंध दर्शा रहे हैं, यानी कि खनिज और जल उनसे प्राप्त कर रहे हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम? लाइकेन। अगर कवक उच्च पादपों के साथ उच्च श्रेणी के पादपों के साथ सहजीवी संबंध दर्शा रहे हैं, उच्च श्रेणी के पादपों के साथ पादपों की मूल के साथ अगर सहजीवी संबंध दर्शा रहे हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम? माइकोराइजा। अगर कवक शैवाल के एल्गी के साथ सहजीवी संबंध दर्शा रहे हैं तो लाइकेन बोलेंगे, और शैवाल क्या करेंगे? इनसे वापस भोजन। ये कवक क्या करेंगे? इनसे खनिज और जल प्राप्त करेंगे, और शैवाल क्या करेंगे? इनसे भोजन प्राप्त करेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं? सहजीवी संबंध दर्शा, तो इन्हें बोला हमने लाइकेन। अगर कवक उच्च श्रेणी के पादपों के साथ उच्च श्रेणी के पादपों के मूल के साथ सहजीवी संबंध दर्शाते हैं तो माइकोराइजा कहलाते हैं। उन्हें क्या कहेंगे हम? माइकोराइजा। तो सहजीव संबंध हमने पढ़ लिया, सहजीव संबंध कैसे दर्शाते हैं। अब कवक जगत के वर्गीकरण की बात करते हैं। कवक जगत को कितने भागों में बांटा गया है? कवक जगत को 4 भागों में बांटा गया है। अगर कवक जगत के वर्गीकरण की बात करें तो 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 फाइकोमाइक स्टेज, फाइकोमाइक स्टेज। नंबर 2 एस्कोमाइक स्टेज, एस्कोमाइक स्टेज। नंबर 3 बेसिटोमाइक स्टेज, बेसिटोमाइक स्टेज। और नंबर 4 ड्यूटेरोमाइक स्टेज। ड्यूटेरोमाइक स्टेज। तो 4 भागों में कवक जगत का वर्गीकरण किया गया है। फाइकोमाइक स्टेज, एस्कोमाइक स्टेज, बेसिटोमाइक स्टेज, फाइकोमाइक स्टेज, एस्कोमाइक स्टेज, बेसिटोमाइक स्टेज और ड्यूटेरोमाइक स्टेज। तो ये 4 भागों में बांटा गया है, कवक जगत का वर्गीकरण किया गया है। अब हम बात करते हैं फाइकोमाइक स्टेज क्या है। तो फाइकोमाइक स्टेज की अगर हम बात करते हैं, ये क्या है? एक प्रकार के शैवाल कवक हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? एक प्रकार के
शैवाल कवक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ज़्यादातर किस में मिलते हैं? ये जल में मिलते हैं। जल में क्या होते हैं? ज़्यादातर पाए जाते हैं, इसलिए हमें इन्हें शैवाल कवक कहा जाता है। और ये कैसे होते हैं? कवक तंतु उनका कैसा होगा? पठीन होगा। कवक तंतु कैसा होता है? उनका पठीन होते हैं। कवक तंतु कैसा होगा ना? पठीन होगा, एसेप्टेट होगा। और लैंगिक जनन की बात करें इनमें, लैंगिक जनन कैसे होंगे? लैंगिक जनन ये कैसे होंगे? युग्मक होंगे इनमें। लैंगिक जनन क्या होगा? इनमें युग्मक बनेंगे, यानी कि युग्मक दो प्रकार के बनेंगे इनमें। समयुग्मक भी होंगे, समयुग्मक और विषमयुग्मक बनेंगे। दोनों प्रकार के क्या बनते हैं? इनमें युग्मक बनते हैं। लैंगिक जनन कैसा होगा? समयुग्मक भी और विषमयुग्मक भी होगा। एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, एग्जाम्पल जैसे म्यूकर है, एक टमाटर का कवक है। टमाटर का कवक है म्यूकर। और राइजोपस भी एक रोटी का कवक है। राइजोपस क्या है? रोटी का कवक है। और म्यूकर क्या है? एक टमाटर का कवक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया 5 स्टेज। अगर हम S स्टेज की बात करें, दूसरे नंबर की S स्टेज, S स्टेज क्या होता है? S स्टेज जो होंगे ये कैसे होते हैं? ये कैसे होंगे? इनको थैली फंजाई भी कहा जाता है, या थैली फंजाई कवक भी कहा जाता है। सिर्फ या सैक फंजाई बोलते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको थैली फंजाई भी बोलते हैं, यानी कि सैक फंजाई। सैक फंजाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें क्या मिलते हैं? थैली जैसी इनमें क्या मिलेगी? संरचना मिलेगी। थैली जैसी संरचना जब मिलेगी, जब लैंगिक जनन करेंगे, लैंगिक जनन होगा इनमें, तो क्या होगा? इनमें थैली जैसी संरचना मिलती है। जैसे एक कवक है, ये जाल से बना लेते हैं, उसके बाद इनमें थैली जैसी संरचना मिलती है, उनमें छोटी छोटी थैली मिलती है अंदर। और इसे क्या नाम देते हैं? फलनकाय। इसका नाम क्या है? फलनकाय। और इसमें अंदर जो मिलते हैं छोटी छोटी थैली, इनका नाम क्या है? एस्कस। इसका नाम क्या है? एस्कस। फलनकाय को क्या कहते हैं? एस्कोकार्प। एस्कोकार्प बोलते हैं। तो लैंगिक जनन करते हैं तो उनमें फलनकाय और एस्कस फलनकाय के अंदर बनते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इनको थैली फंजाई भी बोलते हैं, एस्कोमास स्टेज को। और कैसे होते हैं? एकल कोश के होते हैं। एकल कोश के होते हैं, एकल कोश के कवक होते हैं। एकल कोश के जैसे ईस्ट होगा, ये क्या है? एकल कोश के है, जो क्या है? एक प्रकार का सैक्रोमाइसीज है। सैक्रोमाइसीज सर्विसेज है, सैक्रोमाइसीज सर्विसेज है ईस्ट, जो बेकरी ईस्ट बनाने में काम आता है, बेकरी में, और किण्वन पदार्थ बनाने में काम आता है। बियर ईस्ट बनाने में काम आता है, बियर में और बेकरी, बेकर यानी कि ब्रांड बनाने में काम आता है, ब्रांड में। बियर ईस्ट यानी कि अल्कोहल बनाने में काम आता है। अगर हम बात करें ये कैसे होंगे? बेकर ईस्ट कैसे होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। अगर हम बात करते हैं ये कैसे होंगे?
मर्तोपजीवी होंगे। मर्तोपजीवी होते हैं यानी कि मर्तोपजीवी यानी कि समलरागी होते हैं। समलरागी क्यों कहा? क्योंकि ये अपने मल को क्या करते हैं? खाते हैं। जैसे खरगोश होता है, खरगोश क्या करता है? अपने मल को खा लेता है, तो उसे हम पशुविष्ट बोलते हैं। पशुविष्ट तो ये क्या करता है? अपने मल को खा लेता है, पशुविष्ट बोलते हैं इसे। अगर हम इनकी रहने सहने की बात करें तो ये प्रतिकूल वातावरण में क्या करते हैं? अपना जीवन बिताते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं। अलैंगिक जनन करेंगे, अलैंगिक जनन से क्या करेंगे? ये बीजाणु बनाएंगे। बीजाणु कैसे होंगे? अचल होंगे, और अचल बीजाणु क्या बनाएंगे? जिसे कोंडिया और पेंसिलियम बनाएंगे, यानी शीलियम क्या करते हैं? बहुत सारे बीजाणु बनते हैं और फिर आगे जाके क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। तो उसे एच क्या होते हैं? बीजाणु अचल होते हैं। प्रतिकूल वातावरण में अलैंगिक जनन करेंगे, बीजाणु बनाएंगे जो कैसे होंगे? अचल होंगे, कोंडिया। तो पेंसिलियम इसका क्या है? एग्जाम्पल है। तो हमारा ये दो कंप्लीट हो गए, फाइकोमास्टीज और एस्कोमास्टीज। फाइकोमास्टीज हमने पढ़ लिया। फाइकोमास्टीज क्या है? इन्हें सवाल कवक कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? जल में पाए जाते हैं। कवक तंतु क्या होंगे? इनमें पट होंगे, यानी कि पटिन में पाए जाते हैं, नहीं पाए जाएंगे, पटहीन होंगे। कवक तंतु क्या होंगे? पटीन होंगे, पटीन में नहीं पाए जाएंगे। लैंगिक जनन क्या करते हैं? संयुग्मी और विसंयुग्मी दोनों प्रकार के लैंगिक जनन होंगे। एग्जाम्पल मैंने बताया था, जैसे संयुग पर टमाटर का कवक और राइजोपस रोटी का कवक। और अगर हम एस्कोमास्टीज की बात करें तो इनमें थैली फंजाई जैसे क्या होते हैं? ये कवक होते हैं। सैक फंजाई इन्हें हमने बोला क्योंकि इनमें क्या होते हैं? थैली जैसे संरचना मिलती है, जो जिसका नाम दिया हमने फलनकाय। फलनकाय में अंदर एस्कस मिलेंगे और एस्कस में क्या होंगे? बहुत सारे इसमें एस्कस में बहुत सारे क्या मिलेंगे? बीजाणु मिलते हैं। एस्कस में बीजाणु मिलते हैं। बीजाणु में क्या मिलेंगे? युग्मक मिलते हैं बहुत सारे। तो ये हमने पढ़ा। उसके बाद एकल कोश के होगा, एकल कोश के कवक होगा इनमें। ईस्ट क्या है? एकल कोश के है जो क्या करता है? सैक्रोमाइस, एक प्रकार का सैक्रोमाइस सर्विसेज है जो बेकर ईस्ट में काम आता है और बियर ईस्ट में। बेकर यानी कि बेकरी में यानी कि बेकर में ब्रेड में काम आएगा। बियर ईस्ट यानी कि अल्कोहल, और ये बियर बनाने में इनमें क्या आता है? काम आता है बियर ईस्ट। तो मर्तोपजीवी होते हैं, ये समलरागी होते हैं, यानी कि अपने मल को क्या कर लेते हैं? खाते हैं, जिसे पशुविष्टा बोलते हैं। तो ये क्या करेंगे? प्रतिकूल वातावरण में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं, बीजाणु चलते, कोंडे और पेंसिलियम। ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया। तो ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे, अगलस का पूरा कवक जगत कंप्लीट कर देंगे। तो आई होप कि बच्चों आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो बच्चों प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। अगर आपको ऐसा लगता है कि लेक्चर अच्छा नहीं है तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना। तो ठीक है, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।